साथियों, छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का यूसीसी यानी यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और मैं डीके शुक्ला आज आप सभी को एल्कील हैलाइड में समावयवता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मोनोहाइलोएल्केन में समावयवता। तो आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन्स। तो समावयवता, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र एक हो लेकिन उसके संरचना सूत्र के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हों, तो इस परिघटना को समावयवता और बनी संरचना सूत्रों को समावयवी कहते हैं। इस शब्द को सबसे पहले बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था और यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आइसास एंड मेरास। आइसास एंड मेरास यानी दो पार्ट से मिलकर बना है। एक शब्द है आइसास और दूसरा शब्द होता है मेरास। तो मेरास मीन्स होता है पार्ट और आइसास मीन्स होता है इक्वल। तो यानी कार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र यानी सबके समान हो लेकिन उनके जितने भी संरचना सूत्र बने उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता पाई जाती है। तो इस परिघटना को, इस फेनामेनन को हम समावयवता कहते हैं और बने संरचना सूत्रों को समावयवी कहते हैं। तो हमें चूंकि इसके बारे में तो जाना नहीं है समावयवता के, क्योंकि इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर आपको पढ़ना है हैलोएल्केन में समावयवता। तो हैलोएल्केन में निम्न प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहला है श्रृंखला समावयवता, यानी इस प्रकार की समावयवता में चेन आइसोमेरिज्म, इस प्रकार की समावयवता में कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र तो एक होता है और इसके संरचना सूत्र में हैलोजन की स्थिति में कोई परिवर्तन न होते हुए लेकिन कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की व्यवस्था अलग अलग होने के कारण उत्पन्न समावयवता को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। यानी श्रृंखला समावयवता वह समावयवता होता है जिसमें कि एल्कील मूलक के संरचना में यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट की संरचना में कार्बन की व्यवस्था तो भिन्न हो लेकिन उससे जुड़े कोई प्रतिस्थापी समूह या कोई क्रियात्मक समूह या द्विबंध या त्रिबंध के स्थिति में कोई परिवर्तन न हो और कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो तो उसे हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपका उदाहरण लेते हैं C14 से श्रृंखला का जो प्रारंभ या शुरुआत होता है उसके लिए 4 कार्बन लेना आवश्यक है। तो 4 कार्बन का हम लेते हैं, तो 4 दूना 8, 1 9 और यहाँ ले लिया Cl ले लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो एक संरचना आपकी बनती है ए, जिसमें सभी कार्बन मात्र हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन ऋजुरेखी व्यवस्थित होते हैं, यानी एक दूसरे से एकल सहसंयोजक बंधों द्वारा ऋजुरेखी आबंधन के द्वारा बंधकर एक रेखी संरचना बनाते हैं। दूसरी संरचना में आप कार्बन की व्यवस्था में परिवर्तन कर देते हो तो हमारी संरचना बन जाती है ये। अब इसमें देखिए कि क्लोरीन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि पहली बनी संरचना में भी क्लोरीन पहले कार्बन से है, दूसरी संरचना में बनी कार्बन से भी क्लोरीन पहले कार्बन से है। क्योंकि आपको ऑलरेडी आपको मालूम है कि कार्बन की श्रृंखला से जिधर हाइड्रोजन नज़दीक पड़ता है या जिधर उपस्थित रहता है गणना उधर से करेंगे।
तो गणना जब इधर से करते हैं तो दोनों स्थितियों में क्लोरीन की स्थिति पहले कार्बन से है और कार्बन की व्यवस्था दोनों में अलग अलग प्रकृति की है, तो इसलिए कार्बन की व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म है। अच्छा, नामकरण तो कई लोग 1 क्लोरो ब्यूटेन और इसके करोगे तो 2 मेथिल, और चूंकि क्लोरीन में अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में C पहले आएगा तो इसलिए इसको लिख सकते हो 1 क्लोरो 2 मेथिल, और 3 कार्बन का मात्र हाइड्रोकार्बन होता है प्रोपेन हो गया। तो इस प्रकार से अच्छा, आइए हम दूसरा उदाहरण लेकर हम पेश कर सकते हैं। C4 C5 ले लीजिए, H 5 दूना 10 और 1 11, और जैसे तो अब जैसे कोई कह दे कि इसमें जो है आप जो है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कील हैलाइड को भी प्रदर्शित करिए और श्रृंखला समावयवता को भी दर्शाइए। तो इसके लिए हमें लगभग जो है कई संरचनाएं बनने की संभावना है। आप देख लीजिए, पहली संरचना तो आपका इसका होगा जो है CH3 CH2 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 और Br, एक संरचना तो ये बन जाएगा। दूसरी संरचना अगर आप बनाते हो तो आपका हो जाएगा CH3 CH2 Br, और आपका एक संरचना ये हो जाएगा। अगर आपकी तीसरी संरचना बनाते हो तो CH3 CH2 CHBr CH2 CH3 हो जाएगा। अगर आप चौथी संरचना बनाना चाहते हो तो आपका संरचना हो जाएगा Bra हो जाएगा। पांचवी संरचना अगर बनाना चाहते हो तो इसकी स्थिति ये कर दीजिए, ये हो जाएगा। अगर छठवीं संरचना बनाना चाहते हो तो CH3 तो और CH3 CH2, और आपका संरचना जैसे 3 कार्बन 4 हो गया, ये हो गया। अब आप छठवीं संरचना अगर बनाना चाहते हैं तो इसको जो है CH3 CH2 CH3 Br और CH3 बना सकते हैं। सातवीं संरचना यदि आप बनाना चाहते हैं तो इसका सातवीं संरचना बन जाएगा CH3 CH3 CH2 Br, ये बन जाएगा। और आठवीं संरचना अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका आठवीं संरचना अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसका संरचना आठवां बना सकते हैं CH3 CH3 CHBr CH3 CH3 और आपका CH3 और आपका हो जाएगा CH3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका कुल 8 संरचनाएं इसमें आपकी बन रही हैं। 8 संरचनाओं में से जो है इसमें से आपका आपका छठवां पहला मान लीजिए, और आपका जो है सातवां, ये आपकी जो है श्रृंखला समावयवता शो कर रहा है। और इसमें जो है ए 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री, और इसमें आपका 3 डिग्री एल्कील हैलाइड,
इसमें 2 डिग्री एल्कील हैलाइड, इसमें 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, और इसमें जो है 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, इसमें भी 1 डिग्री एल्कील हैलाइड, इसमें आपका 2 डिग्री एल्कील हैलाइड, माने कि आपको व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से हम अगर C5H11 ब्रोमीन यानी Br लेते हैं अणुसूत्र, तो हमारे लगभग 8 संरचनाएं बनने की संभावनाएं हैं। इस प्रकार से इनमें से कुछ को जैसे प्रश्न आपसे यूपी बोर्ड या NCERT के क्वेश्चन किए जा सकता है कि C5H11Br अणुसूत्र वाले यौगिक के संरचनात्मक समावयवियों को दर्शाइए और उनका IUPAC सिस्टम में नाम लिखिए तथा उनके जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कील हैलाइड या ब्रोमाइड में उनको पृथक भी कीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे संरचना लिख करके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अलग कर सकते हो, और कार्बन की व्यवस्था जिसमें जिसमें बदला हुआ प्रतीत हो वो आपका श्रृंखला हो जाएगा, और ब्रोमीन के स्थिति में परिवर्तन होने के नाते जो है वो स्थान समावयवता में भी आप दर्शा सकते हो। तो इस प्रकार से इस अणुसूत्र के माध्यम से हमें कई जो है संरचनात्मक समावयवी संभव हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों ये ध्यान रखिए कि कार्बनिक यौगिक यानी एल्कील हैलाइड के अणु में जो है कार्बन श्रृंखला में कार्बन की व्यवस्था में तो भिन्नता हो, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तो इस प्रकार की समावयवता को हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो बात समझ में आया? अच्छा, चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं दूसरा स्थान समावयवता। तो स्थान समावयवता किसको कहेंगे? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समावयवता में कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र के संरचना सूत्र में, कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र के संरचना सूत्र में कार्बन की व्यवस्था में तो भिन्नता हो जाए, कार्बन की व्यवस्था में तो में कोई भिन्नता न हो, यानी संरचना में कोई परिवर्तन न हो, लेकिन उससे जुड़े हाइड्रोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की स्थिति श्रृंखला के अलग अलग संरचना में अलग अलग कार्बन से हो, तो इस प्रकार की समावयवता को स्थान समावयवता की श्रेणी में रखते हैं। यानी स्थान समावयवता को मेरे प्रिय बच्चों, छात्र छात्राओं समझ लीजिए कि जब किसी दिए गए अणुसूत्र के बने संरचना सूत्र में कार्बन की व्यवस्था में तो कोई परिवर्तन न हो, लेकिन उससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति में परिवर्तन नजर आवे हर संरचना में, तो ऐसी समावयवी को हम स्थान समावयवी और इस घटना को स्थान समावयवता कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया C3H7Cl। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें जो है कार्बन की जो व्यवस्था है अरेंजमेंट व लाइनियर 3 कार्बन की होगी। अब हाइड्रोजन देखो स्ट्रक्चर में पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए, इसको आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन की स्थिति जो है दूसरे कार्बन पर है। कार्बन की व्यवस्था में लाइनियर 3 ही मात्र हाइड्रोकार्बन 3 कार्बन का दोनों संरचना में है, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति जो है आपका परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तित नजर आ रहा है। इसलिए हाइड्रोजन के स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न समावयवता को स्थान समावयवता कहेंगे। जैसे हम आपका ले लेते हैं C4H9Cl, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो इसका संरचना आपको ये मिलेगा एक, और दूसरा संरचना आप बनाते हो तो आपको दूसरी संरचना आपको मिलेगी CH2 CHCl CH3। अब देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए हाइड्रोजन की स्थिति पहले कार्बन से है, दूसरे में देखिए तो हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से है।
अर्थात दोनों संरचनाओं में मात्र हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन की ही है, लेकिन हाइड्रोजन पहले संरचना में पहले कार्बन पर है, लेकिन दूसरे संरचना में हाइड्रोजन मात्र हाइड्रोकार्बन के दूसरे कार्बन से जुड़ा है। इसलिए जो है हम इसको स्थान समवयवता की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे C5 ले लीजिए, C5H11Cl ले लीजिए। तो तीसरे उदाहरण में तो देखो स्थान समवयवता को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, एक संरचना तो 5 कार्बन का रेखीय आप लिख सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर, अब इसमें काउंटिंग करेंगे तो हमारा क्लोरीन पहले कार्बन पर है। दूसरा अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो क्लोरीन हमारा जो है इस पर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम तीसरी संरचना बनाते हैं तो हमारा संरचना बनेगा। तो इस प्रकार इन तीनों संरचनाओं में मात्र हाइड्रोकार्बन जो है 5 कार्बन का ही है, अर्थात मात्र हाइड्रोकार्बन 5 कार्बन का है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तीनों संरचनाओं में 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा है। इसलिए ये तीनों समवयवी, ये तीनों आपके समवयवी होंगे, आइसोमर्स हैं। क्या है? आइसोमर्स हैं। और इस परिघटना को आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब चूंकि प्रतिस्थापित समूह क्लोरीन का इस मात्र हाइड्रोकार्बन में अलग अलग संरचना में अलग अलग कार्बन से जुड़ा है, इसलिए जो है ये स्थान समवयवता को इंगित कर रहा है। समझ आया भाई? अच्छा, अब तीसरी समवयवता हम लोग पढ़ेंगे आपका प्रकाशिक समवयवता, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवयवता। तो प्रकाशिक समवयवता किसको कहेंगे? अब इसको समझिए कि जब किसी एल्कील हैलाइड के अणु में एक असममित कार्बन परमाणु भी उपस्थित होता है, एक भी असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, तो वह एल्कील हैलाइड प्रकाशिक समवयवता प्रदर्शित करता है। और असममित कार्बन क्या है? जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अलग अलग समूहों से जुड़ी हों, तो उसको हम जो है असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका 2-क्लोरोब्यूटेन। तो 2-क्लोरोब्यूटेन अगर हम लेते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो आपका ये सूत्र होगा 1 2 3 4 होगा। तो 2-क्लोरोब्यूटेन है। अब 2-क्लोरोब्यूटेन का दूसरा कार्बन परमाणु जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह एक असममित कार्बन है। कैसे? अब इसको आइए हम लोग इस पर विचार करें। तो इस कार्बन के देखिए आपका जो है इस कार्बन दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसी कार्बन से एक क्लोरीन जुड़ा है, इसी कार्बन से एक मेथिल जुड़ा है, और इसी दूसरे ही कार्बन से हम C3H3CH2 को हम C2H5 भी लिख सकते हैं। इसलिए देखो आपका, तो अब इस कार्बन पर जरा विचार करो। कार्बन चतुष्ट संयोजी तत्व है, तो चूंकि कार्बन की 4 संयोजकताएं यहाँ 4 अलग अलग समूह से जुड़ी हुई है, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक क्लोरीन से, एक मेथिल से और एक एथिल, 4 भिन्न भिन्न समूहों से जुड़े होने के कारण जो है इसके 2 अलग अलग तरह के विन्यास या जो है आपके कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होते हैं। तो परमाणु या परमाणु के समूहों की
संरचना तो एक जैसी हो, लेकिन उसमें उपस्थित परमाणु और परमाणु समूहों की आकाशीय स्पेशियल अरेंजमेंट जो है भिन्न भिन्न हो, तो वह जो है त्रिविम समावयवता की श्रेणी में जाएगा। अब त्रिविम समावयवता में प्रकाशिक समावयवता है, तो प्रकाशिक समावयवता जो वे यौगिक होते हैं जिनके संरचना और अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होने के कारण इनको हम माने प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। तो प्रकाशिक समावयवता में शो करने के लिए जो है शर्त के मुताबिक उसमें असम्मित कार्बन का होना आवश्यक है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन में आपका एक असम्मित कार्बन है, इसलिए यह 2 विन्यासों में पाया जाएगा। एक संरचना इसका विन्यास ये हुआ और दूसरा विन्यास अगर इसको जो है दर्पण के सामने रख दिया जाए, यानी इसको हम मिरर मान लें तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को देखिए आप दाईं तरफ मोड़ रहा है। पहली संरचना जो है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ मोड़ रहा है। तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ मोड़ता है तो उसे दक्षिणावर्त घूर्णन या डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डी फार्म कहते हैं, या इसी को प्लस फार्म भी कहा जाता है। अब इसका जो है, अब इसमें जब ये प्रकाश घूमता है तो Cl और H और CH3 और C2H। अब इस संरचना में जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को यह बाईं तरफ घुमाता है। दूसरा संरचना विन्यास समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ घुमाता है, इसलिए इसे लियो रोटेटरी कहते हैं, या इसे यल फार्म भी कहते हैं, या इसे माइनस फार्म भी कहा जाता है। इस प्रकार दोनों विन्यास एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसलिए इन दोनों को हम सामूहिक रूप से दर्पण प्रतिबिंब समावयवी या इनैनसिओमर्स कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब समावयवी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों देख रहे होंगे कि जो कार्बनिक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ये समतल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं तरफ या दाईं तरफ मोड़ने का गुण रखते हैं, तो ऐसे यौगिक को प्रकाशिक समावयवी और इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। इस प्रकार भाई मेरे प्रिय साथियों, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे विद्यार्थी गण, छात्र एवं छात्राओं, मेरा अगर लेक्चर ये आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, बेल दबाना, सब्सक्राइब करना न भूलें। यही आपसे मेरा विनय है और फिर आपकी मालिक कृपा करे आप पर।